बोन मैरो ट्रांसप्लांट असल में होता क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो हड्डियों के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में गूदा एक टिश्यू होता है जिसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं और उन्हीं से हमारा सारा ब्लड उन्हीं सेल्स से बनता है, वो मदर सेल्स होते हैं। तो कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी, रिसेंटली 500 जी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स जो हैं वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की टीम ने, डॉक्टर्स की और माहिरीन की टीम ने अभी कंडक्ट किए हैं। 22 लोग मिलके एक पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं। उस टीम को जितना एक्सपोजर मिलता जाता है, एक सेंटर जिसने 100 ट्रांसप्लांट किए, एक सेंटर जिसने 1000 ट्रांसप्लांट किए हैं, दोनों की पूरी टीम की ट्रेनिंग में, उनके वर्क फ्लो में, उनकी आउटकम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा जब्बार। बोन मैरो यानी हड्डियों के गूदे के ट्रांसप्लांट से खून की ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों की जान बचाई जा सकती है। कैसे? यही जानने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है डॉक्टर अयाज़ मीर को। डॉक्टर अयाज़ मीर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट हेमाटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आज के पॉडकास्ट के लिए टाइम देने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ऑन्कोलॉजी, हेमाटोलॉजी और ख़ास तौर पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर आपका क्या इंटरेस्ट था और क्या कोई मोटिवेशन थी जो आप इस फील्ड में आए? ऑनेस्टली मेरा जब मेडिकल स्कूल में इंसान होता है तो बहुत सारी स्पेशलिटीज़ से आप वॉक थ्रू करते हैं, तो you're कंफ्यूज्ड कि आप कार्डियोलॉजी में जाते हैं वो अच्छी लगती है, कार्डियक सर्जरी में वो अच्छी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी। सो मेरा भी इरादा शुरू में, बिल्कुल पाकिस्तान में चूँकि हीमाटोलॉजी एक बहुत ही रेयर ऑर्फन स्पेशलिटी है और मेरा उसमें जाने का बिल्कुल इरादा नहीं था, एक्सपोजर नहीं था। जब बाहर गया, शुरू में मैं सर्जरी की नीयत से गया था यूएस में, और मैंने 1 साल तक सर्जरी में काम भी किया। बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव था, उसमें नहीं हो सका। मैंने कहा चलो अब कार्डियक सर्जरी नहीं कर सकते, तुम कार्डियोलॉजी कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसमें भी एक बड़ा सख्त किस्म का गोरा था, जॉन केंटी उसका नाम था, एंड उसको वो मैं पसंद नहीं आया, उसने मुझे नहीं रखा। तो देन आई लुक्ड ओवर अदर फील्ड्स एंड फाइनली एंडेड अप हीमाटोलॉजी में। एक जूइश था, ज़ेल बर्नस्टीन हीमाटोलॉजिस्ट था, उसके पास मैं गया एंड ही ऑफर्ड मी अ फेलोशिप। तो शुरू में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें कि दूसरी जो स्पेशलिटीज़ हैं, OB-GYN है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, इनका बहुत एक्सपोजर है। हर छोटे शहर में चले जाएं आपको ये सब डॉक्टर मिल जाएंगे। हीमाटोलॉजिस्ट, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस वक्त 2024 में पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ के मुल्क में 25 भी नहीं लोग जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। सो लाइक 1 करोड़ के लिए एक है, तो बहुत ही रेयर ऑर्फन स्पेशलिटी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं स्पेशलिटी में गया तो वहीं जाके इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और फिर अल्लाह का शुक्र है उसके बाद चलता गया। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की महारत जो है ये आपने यूएस में ही हासिल जी। की। तो क्या हर ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट जो है उसको वो ही कैन बिकम बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जन? नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जैसे मेरा जर्नी है, शुरू में पहले मुझे मेडिसिन में स्पेशलाइज करना पड़ा। 3 इयर्स की मेडिसिन स्पेशलिटी है, उसका एग्ज़ाम है। फिर हीमाटोलॉजी जो खून की बीमारियाँ हैं उसकी एक अलहदा फेलोशिप है, स्पेशलिटी है। तो मेरी इनिशियली ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बफलो न्यूयॉर्क में हुई। उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए स्पेशल 1 या 2 साल की ट्रेनिंग है जो मैंने मेयो क्लिनिक से हासिल की, मिनीसोटा में। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स। और तो ये एक सेपरेट हीमाटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट बनने के बाद मेजॉरिटी ऑफ हीमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी पीपल आर नॉट बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियंस और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियंस, इनकी सेपरेट ट्रेनिंग है। Okay, so and they're not surgeons actually, they're They're physicians. So we should physicians, not जी। call There is surgeons. some surgical aspect to the procedure, Right, लेकिन majority of what we do is not surgery. right, So right. cognitive specialty. राइट राइट। तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सफ़र जो है वो आपका कैसा रहा? शिफा, मैं यहाँ 2016 में आया। अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद 2 साल तक मैं पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में मुझे मौका मिला एज अ कंसल्टेंट काम करने का। 2016 में यहाँ आया। उस वक्त शिफा का प्रोग्राम तकरीबन 2009 में शुरू हुआ था और उसमें बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशंस थी। डॉक्टर ताहिर शमसी मरहूम थे, वो क्योर फॉर चिल्ड्रन एक फाउंडेशन थी इटली की, डॉक्टर कामरान रशीद थे जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। लेकिन उस वक्त तकरीबन साल के हम 10 से 15 ट्रांसप्लांट कर रहे थे, यानी समझ लें महीने का एक ट्रांसप्लांट होता था। जब मैं आया 2016 में तो तकरीबन 7 साल में 60-70 के करीब ट्रांसप्लांट हुए थे टोटल। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह
वी स्टार्टेड डूइंग हाफ मैच ट्रांसप्लांट, जिसको हैप्लो ट्रांसप्लांट कहते हैं, और हमारा नंबर वैसे भी ट्रांसप्लांट के ऊपर गया टू द एक्सटेंट कि नाउ वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोग्राम इन कंट्री। हम एवरेज 60, 70, 75 ट्रांसप्लांट करते हैं एक साल के, विच ब्रिंग्स अस नियर द टॉप। मैं बात करूँगी, बल्कि आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। रिसेंटली 500 जी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स जो हैं वो शिफा इंटरनेशनल जी। हॉस्पिटल की टीम ने, डॉक्टर्स की और माहिरीन की टीम ने अभी कंडक्ट किए हैं, कंप्लीट किए हैं, तो इसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये Thank you. बताइएगा कि ये माइलस्टोन जो है ये आपके लिए और आपकी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की टीम के लिए, डॉक्टर्स के लिए क्या अहमियत रखता है? देखिए, तो बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर है। एक एवरेज बोन मैरो ट्रांसप्लांट में तकरीबन 20 लोगों की टीम काम करती है। उसमें ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर से लेके और जो है ना नर्सेज, टैक्स और ब्लड बैंक के लोग, हमारे ट्रेनीज़, ख़ुद डॉक्टर्स, इम्यूनोलॉजी के स्पेशलिस्ट, यानी ये 20-22 लोग मिल के एक पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं। उस टीम को जितना एक्सपोजर मिलता जाता है, एक सेंटर जिसने 100 ट्रांसप्लांट किए, एक सेंटर जिसने 1000 ट्रांसप्लांट किए हैं, दोनों की पूरी टीम की ट्रेनिंग में, उनके वर्क फ्लो में, उनकी आउटकम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और हर कम्प्लेक्स प्रोसीजर के साथ ऐसे ही है कि जो सेंटर जितने ज़्यादा करते हैं उनकी महारत भी उसी तरह बढ़ती जाती है, उनका कम्प्लिकेशंस का नॉलेज, उनकी पेशेंट आउटकम्स। आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ कि जो पहले 100 ट्रांसप्लांट थे, उस वक्त एवरी 6th पेशेंट, हर छठा मरीज वुड एंड अप इन आईसीयू विद अ कॉम्प्लिकेशन। और जब हम कोई 300 पे पहुंचे तो इट बिकेम 1 in 25 कि हर 25वां मरीज आईसीयू में जा रहा है। तो हर एस्पेक्ट ट्रांसप्लांट का नंबर से, अगर आप एक प्रोटोकॉल पे, एक तरीके से, एक डिसिप्लिन से चल रहे हैं, तो इट्स मोर देन अ नंबर, इट रिफ्लेक्ट्स इन द क्वालिटी ऑफ व्हाट यू डू। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक इजी लैंग्वेज में हमें बताइएगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट असल में होता क्या है और जी। आप लोग किसको सजेस्ट करते हैं कि इसके लिए जाएं? सो ये दोनों क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट। सबसे पहले तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में कन्फ्यूजन है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो हड्डियों के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में गूदा, एक टिश्यू होता है जिसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, और उन्हीं से हमारा सारा ब्लड उन्हीं सेल्स से बनता है, वो मदर सेल्स होते हैं। पुराने वक्तों में जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ई डोनाल्ड थॉमस, वो गोरा था, यूएस में डॉक्टर था जिसने इजाद किया बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और इनिशियली उसने कुत्तों पे इसके एक्सपेरिमेंट्स किए कि कुत्तों से कैसे बोन मैरो लेके एक दूसरे में डाली जाए। और उसके इट ऑलवेज इंस्पायर्स मी कि उसकी किताब यहाँ से शुरू होती है कि फर्स्ट 200 अटैम्प्ट्स ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट फेल्ड। तो वो कई डिकेड्स तक बड़े सब्र से लगा रहा एंड फाइनली फिगर्ड आउट कि इसके लिए मैचिंग चाहिए। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बोन मैरो किसी डोनर से ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उसको सिडेट करके, एनेस्थेटाइज करके, चूल्हे की हड्डियों से बोन मैरो निकाला जाता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। एडल्ट में 1 से 1.5 लीटर होता है, और उसको इन्फ्यूज़ किया जाता है। पुराने वक्तों में इसको निकालते भी बोन मैरो से, और रेसिपिएंट की भी, जो मरीज़ होता था उसकी भी बोन मैरो में इंजेक्ट करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने सीखा कि ये सेल बड़े स्मार्ट है और ये कबूतरों की तरह, दे नो वेयर द होम, इसके घर इनका कहाँ है, वो पहुँच जाते हैं। तो अब बोन मैरो या स्टेम सेल भी आप हार्वेस्ट करते हैं तो ब्लड में इन्फ्यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो स्टेम सेल हैं वो एक सेपरेट प्रोसीजर है, उसमें आपको बोन मैरो में जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप मरीज़ को एक मशीन, जिसको एफरेसिस मशीन कहते हैं, जो एक तरह की फ़िल्टरिंग मशीन होती है, डायलिसिस की मशीन जैसी, उससे हुक करते हैं, और वो पेशेंट के स्टेम सेल्स ब्लड में से ही फ़िल्टर कर लेती है, जो तकरीबन 300 ml होते हैं, एक ब्लड यूनिट से भी कम, और उनको उसी तरह ट्रांसफ्यूजन की तरह इन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो ये तो हो गया बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का फ़र्क। जो इसमें थोड़ा सा कॉशन है कि आजकल स्टेम सेल बहुत सारा मिसयूज़ भी हो रहा है इनका, जोड़ों की बीमारियों में और सेरेब्रल पाल्सी में। वो एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे ले जाएगा हमें। इसकी इंडिकेशंस दो तरह की हैं। पाकिस्तान में इसकी बड़ी इंडिकेशंस थैलेसीमिया है और एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया एक बीमारी है जिसमें हड्डियों का गुदा खुश्क हो जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। अमेरिका में मैं महीने में एक आध मरीज़ देखता था, यहाँ पे मैं रोज़ 2-4 मरीज़ देखता हूँ, वेरियस रीज़न से, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। हमारे इधर बहुत कॉमन है। और उसके अलावा ब्लड कैंसर्स जो हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, उनमें ट्रीटमेंट में, क्योर में बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का बहुत रोल है। राइट। तो इसके बेसिकली फ़वाइद क्या होते हैं लॉन्ग टर्म अगर देखें? सो लॉन्ग टर्म में आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा जिसको थैलेसीमिया है, इन थैलेसीमिया के बच्चों को 6 महीने से 1 साल की उम्र में खून लगना शुरू हो जाता है, और बेचारे सारी उम्र
खून लगवाते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खून की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है और खून से जो रिएक्शन है वो भी बढ़ते जाते हैं। तो जब ये बच्चे 18, 19, 20 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो इनके अंदर ट्रांसफ्यूजन की वजह से, खून लगवाने से बार बार इतना आयरन इकट्ठा हो चुका होता है कि वो उनके जिगर को, दिल को, दिमाग को मुतासिर करता है। एज़ कम्पेयर टू एक बच्चा जिसका आप 7 साल की एज से पहले उसमें उसके किसी बहन भाई से, माँ बाप से बोन मैरो लेके ट्रांसफ्यूज़ कर दें, उसका ट्रांसप्लांट कर दें, तो वो ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट हो जाता है और उस बच्चे के माइलस्टोन, ग्रोथ, उसकी नशोनुमा बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे जैसी हो जाएगी। इसी तरह ब्लड कैंसर में ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड कैंसर हाई रिस्क होता है या वापस आ जाता है, अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करते तो कुछ महीनों में वो जानलेवा होता है। लेकिन ट्रांसप्लांट से मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उनका रिलैप्स का रिस्क यानी कैंसर के वापस आने का रिस्क 70-80% से 15-20% पे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी बच्चे को डिटेक्ट हुई इस तरह की कोई डिजीज़ तो जितना अर्ली उसका ट्रांसप्लांट, जी, बोन मैरो ये ट्रांसप्लांट एक हो जाए बहुत उतना ही फ़ायदा है। बहुत अच्छा और वैलिड आपने पॉइंट उठाया। अगर हम इस पॉडकास्ट से और कुछ ना हासिल कर सकें, सिर्फ यही लोगों तक ट्रांसमिट हो जाए। हमारे पास बच्चे आते हैं थैलेसेमिक फॉर एग्जांपल, जो बेचारे 300-400 ब्लड लिखवा के पिछले 15 साल से ब्लड लिखवा रहे होते हैं और उनके आउटकम्स फिर अच्छे नहीं रहते, उनको किसी ने गाइड नहीं किया होता। थैलेसीमिया में ट्रांसप्लांट की आइडियल उम्र 7 साल से पहले है। अगर ये बच्चे 7 साल से पहले आ जाएं तो इनके ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट 80-90% है। यही बच्चे जब 14 साल के बाद आते हैं तो ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट 40% है। राइट, राइट। और अगर एडल्ट्स में देखें तो अगर लेटर ऑन डायग्नोस होता है ब्लड कैंसर वगैरह इस तरह की कोई जी चीज़ें, तब भी उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो इजीली किया जा जी सकता है। बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट्स जो हैं उनमें बहन भाइयों से या माँ बाप से या बच्चों से स्टेम सेल लेके उनका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उसमें पाकिस्तान में चूँकि कैंसर के सेंटर बहुत ही थोड़े हैं और ट्रांसप्लांट के सेंटर तो और भी थोड़े हैं, उसमें भी यही हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जब किसी मरीज़ को ब्लड कैंसर ख़ास तौर पे डायग्नोज होता है जिसके पूरे पाकिस्तान में 4-5 सेंटर हैं, तो उसको यानी वक़्त ज़ाया करने की बजाय छोटे शहरों में, सरगोदा में, साहिवाल में, हाफिज़ाबाद में, पत्तोकी में, उनको बड़े सेंटर में, बड़े शहर में, बड़े सेंटर में जाना चाहिए जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट का पूरा अव्वल से आखिर जितने ऑप्शंस हैं अवेलेबल हों, तो उससे उनके आउटकम्स में फ़र्क पड़ता है। राइट। डॉक्टर साहब, अगर हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम किस तरह से यूनिक है, कंप्लीट है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है? जी, शिफा में वी आर ब्लेस्ड। देखिए ट्रांसप्लांट में हमेशा कहता हूँ कि टीम स्पोर्ट है, ये एक बंदे का काम नहीं। अगर मैं यूएस से पढ़ के आ गया हूँ तो वो उर्दू में कहते हैं कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा ना। तो एक एक बंदा, जैसे क्रिकेट में आप एक बंदे को, फुटबॉल में एक बंदे की आपकी टीम में एक मैसी हो और बाकी सारे नालायक हों तो उसकी आउटकम अच्छी नहीं होगी। शिफा में वी आर ब्लेस्ड कि हमारी जो नर्सिंग टीम है बीएमटी की इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द रीजन। हमारे टैक्स, ब्लड बैंक के लोग और हमारा जो एक चीज़ हमने डेवलप की यहाँ पे आके ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि हमने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में इस बीमारी के स्पेशलिस्ट ही मौजूद नहीं। तो माशाल्लाह वी हैव 9 ट्रेनीज़ जिनमें से 2 अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो वी आर वेरी प्राउड कि हमारी जो जो सबसे बेहतर एसेट होता है किसी भी इदारे का वो उसके लोग होते हैं। और ये मिसकंसेप्शन गवर्नमेंट में मैं बड़े कॉमनली देखता हूँ कि वो जो ना एक आलीशान बिल्डिंग बना के उसका फीता काट देते हैं, कहते हैं जी सेंटर बन गया। जब तक उसमें सही लोग नहीं होंगे, इस मैन बिहाइंड द गन, पायलट जिसने वो F-16 उड़ाना है। तो शिफा में मेरे ख्याल में जो चीज़ हमें मुमताज़ करती है कि वी हैव अ वेरी वेल ट्रेंड, वेरी प्रोफेशनल और पैशनेट टीम। ऐसे लोग जिनका ये गोल है कि हमने हर कीमत पे जो हमारी बेस्ट एफर्ट हो सकती है हमने इस मरीज़ की शिफा के लिए कोशिश करनी है। तो आई थिंक एक तो ये ब्लेसिंग है, फिर इंतज़ामिया के भरपूर तावन से जो लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट चीज़ें, मेडिकेशंस, हमारा फार्मेसी का पूरा डिपार्टमेंट, तो ये एक सप्लाई चेन से उन चीज़ों को मेंटेन करना कि आप 70-80 लोगों का ट्रांसप्लांट अगर कर रहे हैं तो थ्रू आउट द ईयर वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहें। तो मेरे ख़्याल में ये शिफा के प्लस पॉइंट्स हैं। और उसके अलावा हमने ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को एक मौजू बड़ा सेंसिटिव, क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, हमने 2 मिलियन से 2.5 मिलियन के दरमियान रखा है पाक रुपी में। यही पाकिस्तान में ऐसे सेंटर हैं जो ये प्रोसीजर 7 से 8 मिलियन में करते हैं और यूएस में तो इसकी कॉस्ट 2 से 3 लाख डॉलर से शुरू होती है। तो एक इस रीजन में विद ऑल द फाइनेंशियल थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, इसकी कॉस्ट को नीचे रखना, बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड करना
और आई एम प्राउड टू से कि मेरे टीम के लोग इतने केयरिंग और इतने पैशनेट हैं कि वी गेट रिकमेंडेशंस फ्रॉम पेशेंट्स ऑल द टाइम। लोग हमें शुक्रिया अदा करके जाते हैं, और हत्ता कि देयर बिन इंस्टेंसेस कि एक बच्चे का, एक बड़े का ट्रांसप्लांट कामयाब नहीं भी हुआ, लेकिन दे स्टिल कमेंडेड और टीम के हमने देख लिया कि आप लोगों ने कोई जो है ना एफर्ट में कमी नहीं छोड़ी। आई हैव पीपल, मेरे स्टाफ पे ऐसी नर्सेज हैं, ऐसे ट्रेनीज हैं जो नीड में मरीज़ों को ब्लड और प्लेटलेट भी अपने डोनेट कराते हैं चुप करके जाके। सो दैट इज़ द आई थिंक द मोस्ट वंडरफुल पार्ट कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बैठ के जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हर वक्त सर्कुलेशन में होती है, वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट समथिंग पॉजिटिव टू द सोसाइटी। डॉक्टर साहब, अगर प्रोसेस की बात करें, इसके अंदर क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांसेस हैं, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसको आप लोग किस तरह से डील करते हैं? अच्छा देखिए, प्रोसेस इसका जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है उसके 4 हिस्से हैं। सबसे पहले पेशेंट की, डोनर की टेस्टिंग होती है, जिसमें जो रेसिपिएंट, जो मरीज़ होता है, उसके ब्लड के, हार्ट, लिवर, किडनी के, और साइकेट्रिक टेस्टिंग भी होती है। इनफैक्ट पेशेंट को साइकेट्रिस्ट, हार्ट डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और लंग डॉक्टर देखते भी हैं। एक बोर्ड होता है जो पास करता है कि ये पेशेंट फिट है इस प्रोसीजर के लिए। उसके बाद पेशेंट को, हमारा गोल होता है कि पेशेंट की बोन मैरो को डिस्ट्रॉय करना है, जो हम कीमोथेरापी, इम्यूनोथेरापी और शॉक के ज़रिए करते हैं, रेडिएशन के ज़रिए। और उसके बाद हम उसको डोनर के सेल्स या उसके अपने सेल्स इन्फ्यूज़ कर देते हैं। इसका तीसरा मरहला होता है। और चौथे मरहले में फिर जैसे आप बीज बो के इंतज़ार करते हैं कि वो पनीरी कब निकले, हम भी ऐसे ही बीज डाल के उस जो उसके सीड्स हैं, स्टेम सेल्स डाल के, तो हम भी दुआएं मांग रहे होते हैं कि ग्रो कर जाएं। एवरेज टाइम ग्रोथ का 2 to 3 वीक्स होता है। उसमें यूजुअली सेल्स थोड़े थोड़े ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, ब्लड में नज़र आते हैं, तो हमारी भी जान में जान आती है कि ये ग्राफ्ट चल पड़ा है। इस प्रोसेस में जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, पूरी दुनिया में इसके साथ एक रिस्क ऑफ डेथ एसोसिएटेड है। आई एम वेरी प्राउड टू से हमारा जो ऑटोलोगस प्रोग्राम था, आज से 5 साल पहले उसकी मोर्टेलिटी कुछ 16-17% के करीब थी। इसको हम डे 100 मोर्टेलिटी कहते हैं कि 100 दिन बाद अगर देखा जाए, और वो लास्ट ईयर में वी ब्रॉट इट डाउन टू 0%। और वो इसी तरह मुमकिन हुआ कि हमने हर सिंगल मोर्टेलिटी का, हर सिंगल मिसहैप का हमने एनालिसिस किया कि क्यों और कैसे प्रिवेंट होगा अगले मरीज़ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हमारा वो कंपैरेटिव है एट 5-10% ऑफ द कॉस्ट। हमारे रिजल्ट्स वही हैं जो यूएस में हैं। इसी तरह हमारा हैप्लो प्रोग्राम, उसका सक्सेस रेट 50% है, जो कि वर्ल्ड वाइड दुनिया का बेस्ट कैंसर सेंटर MD एंडरसन है, उसका भी यही सक्सेस रेट है। तो इसमें एक रिस्क डेथ का है, जो कि ट्रांसप्लांट की टाइप पे डिपेंड करता है, वो 2% से लेके 15% तक हो सकता है। दूसरा रिस्क ये है कि सेल्स ग्रो ना करें। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूँ कि वो बीज डालना हमारे इख्तियार में है और पौधा निकालना हमारे इख्तियार में नहीं है, वो अल्लाह मियां का काम है। मैं गार्डनिंग करता हूँ खुद घर में, वो सब्जियाँ वगैरह उगाता हूँ, तो कद्दू के बीज डालें नहीं उगे और बैंगन के उगाए हैं, उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है। तो कई दफ़ा हम देखते हैं, इट्स अमेजिंग टू सी कि एक पेशेंट और डोनर जो फुल मैच होता है उसके सेल नहीं ग्रो करती है, डिले से ग्रो करते हैं, और जो हाफ मैच होता है वो डिस्चार्ज होकर घर भी चला जाता है। तो ये एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है, सेल्स का ग्रो ना करना। दूसरी कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन। हमारा ट्रांसप्लांट यूनिट माशाल्लाह 8 बेड का स्पेशलाइज्ड, वहाँ पे हवा भी फिल्टर होके आती है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता। इवन कोविड से पहले गाउन, ग्लव, शू कवर्स, कैप्स, मास्क, हर चीज़ हम वो डॉन करके अंदर जाते थे। लेकिन इवेंचुअली पेशेंट को हमें उसके घर भेजना होता है। पेशेंट को वापस जो है ना मंडी बहाउद्दीन और नंदीपुर और जो है ना मुल्तान, उसके एनवायरनमेंट में, तो उससे इन्फेक्शन का रिस्क होता है। और एक चीज़ कुछ थोड़ा सा रिस्क रिलैप्स का होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि डिजीज़ वापस भी आ सकती है। लेकिन सबसे जो इसकी भयानक कहना चाहिए कॉम्प्लिकेशन है, वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ है। कि जो हम सेल डाल रहे होते हैं, एक मरीज़ के भाई से आपने सेल लिए और उसकी बॉडी में डाल दिए, वो दे कैन रिएक्ट, और उनको कंट्रोल करना और उस स्पेक्ट्रम में रखना कि वो बॉडी का नुकसान ना करें और डिजीज़ को फाइट करें, इसको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ कहते हैं। और बड़ा चैलेंजिंग एक कॉम्प्लिकेशन है। मेजॉरिटी लोगों में कंट्रोल हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में सीवियर होती है। तो हॉस्पिटल स्टेज जो है वो तकरीबन कितने दिनों हॉस्पिटल का स्टेज मोस्टली पेशेंट्स का 3 to 4 वीक्स होता है। आई वुड से 98-97% मरीज़ इस टाइम पीरियड में घर जा चुके होते हैं। उसके बाद उनका यूजुअली वीकली फॉलोअप होता है, पहले 2-3 महीने में, फिर उसके बाद वंस अ मंथ, और फिर सेकेंड ईयर से एवरी 2 months।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने डोनर की बात की, तो डोनर के लिए कितना महफूज है? क्या उसको तो कोई खतरा नहीं हो सकता? और डोनर कौन हो सकता है? क्या बहुत मैचिंग करते बहुत ही हैं? वैलिड क्वेश्चन है। हमारे मुल्क में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फियर है डोनर का, कि जी वो स्टेम सेल, यहाँ पे लोग ब्लड डोनेट करने से घबराते हैं, तो स्टेम सेल और बोन मैरो डोनेट करना तो बिल्कुल एक वो आउट ऑफ द वे लगता है कि बड़ा ख़तरनाक काम होगा। हमने अभी तक 500 और कोई 15 ट्रांसप्लांट्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी डोनर को कुछ नहीं हुआ। उसमें छोटे बच्चे भी थे डोनर, उसमें बुज़ुर्ग हजरात भी थे, और उसमें प्रेग्नेंट ख़वातीन तक हमारी डोनर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी डोनर को कुछ नहीं हुआ। देखिए बड़ा सेफ़ और वेल एस्टेब्लिश प्रोसीजर है। कॉम्प्लिकेशन होने को हो सकती है, दुनिया में होती भी हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारे इधर नहीं हुई। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि डोनर मोस्ट ऑफ द टाइम एक हाफ बैग ब्लड जैसे लिक्विड का डोनेट कर रहा होता है, और अक्सर डोनर्स को हम 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। यानी अगर आज डोनर दाखिल होता है तो कल इस वक्त तक उसको छुट्टी हो जाती है, अगर हमें इनफ स्टेम सेल्स मिल जाएं। तो ये एक बड़ा कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में हमें बोन मैरो लेना पड़ता है। उसके लिए ऑपरेटिंग रूम में जाता है, एनेस्थीसिया होता है, 2-3 घंटे में उसकी मैरो निकाली जाती है। वो माइनॉरिटी 10% डोनर्स में होता है, और वो भी एक सेफ प्रोसीजर है, उसमें भी सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये एक और चीज़ जो हम अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकें, लोगों को बता सकें कि डोनेशन इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। आप हैरान होंगी कि यूएस में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ पे मैच्ड अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री का प्रोग्राम है, जिसमें कोई 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने नाम एक रजिस्ट्री में दिए हुए हैं जो वॉलंटियर्स हैं। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के बोन मैरो हार्वेस्ट किए, स्टेम सेल लिए, जो मरीज़ के कुछ भी नहीं लगते थे, रिश्तेदार भी नहीं थे। वो बस मैच हो जाता है, उनको कॉल जाती है, वो पहुँच जाते हैं और स्टेम सेल्स डोनेट करके चले जाते हैं, और उनको इजाज़त भी नहीं होती इवन कि वो रेसिपिएंट से मिल भी नहीं सकते। वो एनोनिमस डोनेशन होता है। तो दैट हमेशा वो देख के वो इंसानियत पे एक दफ़ा फिर एतबार आ जाता था कि अभी दुनिया में लोग हैं जो अपने स्टेम सेल या अपना मैरो एक अननोन बंदे या बंदी या बच्चे को डोनेट कर रहे हैं, जिससे वो कभी मिले भी नहीं। तो इसलिए बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ पर क्या जो एक हुकूमत का इदारा है होटा, जी उसको उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है? और जी कौन बिल्कुल डोनेट कर सकता है? क्या जी। सिर्फ रिलेटिव्स वगैरह? पाकिस्तान में हुकूमत ने लेजिस्लेशन की, सूबाई लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी है होटा। एक्चुअली बाय लॉ वो हमारी इंस्पेक्शन भी करते हैं एवरी 3 years और सो। और हम अभी कुछ दिन पहले मैं खुद एक इंस्पेक्टर बन के एक दूसरे इदारे को इंस्पेक्ट करने गया हुआ था उनके बिहाफ पे। और उसके अलावा उनकी रिक्वायरमेंट है कि हर ट्रांसप्लांट से हम उसकी फ़ाइल उनको भेजेंगे, और उनको उसके बारे में अप्रेज़ करेंगे और उनका अप्रूवल लेंगे। कुछ थोड़ी ज़्यादा सख्ती है क्योंकि पूरी दुनिया में किडनी और लिवर के मामले में इस तरह की लेजिस्लेशन है, लेकिन बोन मैरो की चूँकि कोई ब्लैक मार्केट नहीं है, कहीं बिकता नहीं। आप कभी ये नहीं सुनते कि वो मज़दूरों को बेहोश करके उनकी बोन मैरो निकाल ली। तो और ना ही कोई इसकी वो सेल होती है ऑनलाइन या थेफ्ट कोई के ऐसा। चांसेस तो कम है इसका इसमें। कम है चांसेस। लेकिन होटा इस वक्त जो लॉ ऑफ द लैंड है कि हर सिंगल ट्रांसप्लांट के लिए अप्रूवल के लिए हमारी फ़ाइल जाती है, उसकी फ़ी पे की जाती है, और वो उसके ताउन से हम करते हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप माजी के साथ कंपेयर करें, जो माजी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ करते थे और जो अब हो रहे हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने हेल्प किया है कि मरीज़ जो है वो उसका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस या फिर उसका हॉस्पिटल स्टे या बाकी चीज़ें जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वो कम से कम हो सकें? ऐसी जी कोई टेक्नोलॉजी के देखिए, बारे में? बहुत जो बाहर इस वक्त यूएस में ऐसे सेंटर्स हैं जो आउट पेशेंट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। आउट पेशेंट ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि मरीज़ आता है, स्टेम सेल लगवा के उसी दिन छुट्टी चली हो जाती है, और वो उसके बाद फॉलो अप करता है उसमें। लेकिन लॉजिस्टिक थोड़ा सा जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल अमेरिका में रोनाल्ड मैकडोनल्ड हाउस हैं, हर कैंसर सेंटर के सामने मैकडोनल्ड्स वालों ने एक बिल्डिंग डोनेट की हुई है जहाँ पे वो लोग स्टे करते हैं क्रॉस द रोड। और उनके लिए बड़ा इजी होता है कि दिन रात जब भी कॉम्प्लिकेशन हो, कोई मसला हो, दे जस्ट कम इन गेट एडमिटेड। तो एक तो इस तरह की लॉजिस्टिक चाहिए, और दूसरा चूँकि एक एनवायरनमेंट का, हवा का, पानी का, सफाई सुथराई का बहुत फ़र्क है, तो वो मैं चेंज नहीं कर सकता, इसलिए हम उसमें लिमिटेड हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने मरीज़ों का ट्रांसप्लांट इन पेशेंट करें, लेकिन दुनिया में आउट पेशेंट ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, और उसके अलावा ट्रांसप्लांट में अब जिद्दत भी आती जा रही है नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से। कार-टी थेरेपी जो ट्रांसप्लांट की ही एडवांस शक्ल है, अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। जीन थेरेपी है, अभी बहुत महंगी है, बाहर भी अभी अप्रूव हुई है। तो ये सब ट्रांसप्लांट की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। राइट।
अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें यंग डॉक्टर्स की या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं एंड दे हैव इंटरेस्ट इन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं हमेशा मेरे पास बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स रोटेट करते हैं, रेजिडेंट्स भी, और उसमें हमेशा ये बात कहता हूँ कि इवेंचुअली आपकी सक्सेस में एक फैक्टर रिगार्डलेस ऑफ योर फील्ड इज़ योर कॉम्पिटेंस। और भी चीज़ें जो अच्छे डॉक्टर को डिफ़ाइन करती हैं जैसे ह्यूमिलिटी और ह्यूमैनिटी है, लेकिन कॉम्पिटेंस आप चाहे सर्जन हो, चाहे आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, ओबीजीवाइन हो या हीमाटोलॉजिस्ट हो, आपको अपने फील्ड में एक्सेल करना है। हम यूएस जाते हैं स्पेशलाइज करने, यूके जाते हैं, एक्सेलेंस की तलाश में जाते हैं। तो मैं हमेशा मेडिकल स्टूडेंट्स को मेरा ये मैसेज होता है कि इवेंचुअली जो भी आपको दिल को लगे स्पेशलिटी है, जो भी आपका ड्रीम है, यू हैव टू एक्सेल इन दैट। और ये इस लिहाज से बड़ी यूनिक स्पेशलिटी है, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आप इमेजिन करें कि सिर्फ थैलेसीमिया के लिए हमें साल का कोई 10-12 हज़ार ट्रांसप्लांट चाहिए। अगर हम सारी बीमारियां छोड़ दें, खाली थैलेसीमिया का ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दें, और पाकिस्तान में जितने ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं 8-10, इस वक्त वो साल के 500 ट्रांसप्लांट भी नहीं कर रहे, सब बीमारियों के मिला के। तो आप इमेजिन करें कि आई डोंट सी कि अगले 10 साल में भी जितने स्पेशलिस्ट की नीड है इस फील्ड में वो पूरे होंगे। इसीलिए इसी वजह से हमने शिफा में जब आए तो हमने इसका CPSP के ताउन से फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया हीमाटोलॉजी का, और उन बच्चों को एक्सपोजर भी होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, ताकि ये प्रोपेगेट हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा इस फील्ड में रूम है नए लोगों को अकोमोडेट करने का, और जो अच्छे जो है ना ज़हीन अफराद इसमें आएंगे, इस फील्ड को आगे लेके जाएंगे। ये एक जगह पे रुकता नहीं है। जहाँ पे डोनाल्ड थॉमस ने आज से 50 साल पहले शुरू किया था, उससे बहुत आगे निकल आया है। इम्प्रूवमेंट्स और आउटकम्स में बहुत फ़र्क पड़ा है। और अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए CAR-T थेरेपी पाकिस्तान में शुरू करनी है। उसके लिए ऐसे माहिर चाहिए जो जेनेटिक्स या जीनियात के माहिर हों, वायरोलॉजी के माहिर हों, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के भी एक्सपर्ट हों। ऐसे ही जीन थेरेपी के लिए इस तरह के हाइब्रिड स्पेशलिस्ट चाहिए। तो ये बहुत सारे नए फील्ड और नई राहें हमारे बच्चों के लिए, वो कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, कि इसमें बहुत पोटेंशियल है और इसमें बहुत ज़रूरत भी है लोगों की हमारे मुल्क में। तो जो पेशेंट्स हैं उनको अगर कोई और अल्टरनेट नहीं मिलता तो उनको मुल्क से बाहर जाके ये इलाज करवाना पड़ता जी है, तो बिल्कुल। कॉस्ट में कितना हाँ, फ़र्क आ बहुत जाता है? ज़्यादा। देखें, मुल्क से बाहर जाने में पाकिस्तान में जो काम, जो इलाज, जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट 20 लाख में, 22 लाख में हो जाता है। एक तो सिर्फ ट्रांसप्लांट की कॉस्ट जो है अमेरिका जैसे मुल्कों में वो $3 लाख से शुरू होती है, और उसके अलावा जो हॉस्पिटल स्टे, कॉम्प्लिकेशंस, अगर पहले कीमोथेरेपी होनी है, और तो ये सब मिला के, और लॉजिस्टिक्स वहाँ रहने का, यानी 10-20 टाइम्स 10-20 गुना महंगा हो जाता है। और फिर बाहर जाने के जो लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं, वीज़ाज़ और अटेंडेंट को लेके जाना और उसमें डिलेज़, तो ये बहुत ही मुश्किल इक्वेशन है। कैंसर का इलाज जो है इट्स अ मैराथन। वो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन का कोई प्रोसीजर नहीं होता कि आप करवा लेंगे और सब फिक्रें ख़त्म हो जाएंगी। उसका फॉलो अप, अक्सर लोग जो बाहर जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए 1 साल उधर रहना पड़ता है। तो इसलिए आई थिंक कि मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, ये लोग कहते हैं अमेरिका से क्यों वापस आ गए। मैं उनसे कहता हूँ कि अमेरिका में आई वॉज़ वर्किंग, लेकिन मेरे वहाँ आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे वी मेक अ डिफरेंस। यहाँ पे हम लोगों को, जैसे एक ज़माने में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हर बंदा चाइना या इंडिया जा रहा था, और अब पाकिस्तान में वो सर्विस शुरू हो गई। शिफा में 1200 प्लस हो गए और इदारे खुल गए। इसी तरह बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बहुत सारा ज़र मुबादला हम बचाते हैं, बहुत सारे लोगों को इस मुश्किल से बचाते हैं जो बाहर जाने की है। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी जो हमारे आउटकम्स हैं वो भी कंपेरेबल हैं बाहर से। तो आई थिंक इंशाल्लाह वी आर मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप शिफा क्लिनिकल रिसर्च सेंटर के भी डायरेक्टर हैं, तो इस हवाले से बोन मैरो ट्रांसप्लांट के से रिलेटेड कोई इस किस्म की रिसर्च वगैरह वहाँ पर भी हो रही है, या क्या फ्यूचर दिखते हैं इसका? शिफा क्लिनिकल वो मेरा दूसरा पैशन है, शिफा क्लिनिकल रिसर्च सेंटर। इस वक्त हम डेटा बेसिस पे काम कर रहे हैं। हमने अपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, अपने हीमाटोलॉजी के पेशेंट का एक 10,000 पेशेंट्स का डेटाबेस डॉक्टर दानियाल हमारे ट्रेनी और अभी हमारे कंसल्टेंट हैं, उन्होंने बनाया। और उसमें हमारी कोशिश यही है कि हम जो भी काम करें, देखिए एक तो ये है कि नंबर्स पाइल अप करते रहें। आप कहें जी 500 हो गए हैं, 700 हो गए हैं, 800 हो गए हैं। हम चाहते हैं कि उन सब के आउटकम्स विजिबल हों डिजीज़ वाइज। हम हर बीमारी का जब मरीज़ आए तो उसको हम बता सकेंगे इस बीमारी के हमने 135 ट्रांसप्लांट किए हैं और इसकी आउटकम ये है। तो इस वक्त हम जो रिसर्च कर रहे हैं
वो क्लिनिकल आउटकम्स पे है कि पाकिस्तान के सेटअप में रहते हुए, हमारी लिमिटेशंस में रहते हुए, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया और जो रेयर बीमारियां हैं उनका क्या उनके क्या आउटकम्स हैं। और हमारे इस वक्त जो 4-5 कंसल्टेंट्स जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जनरल तारिक सती, अज़हर शफ़ी, डॉक्टर खदीजा, डॉक्टर दानियाल, डॉक्टर आयशा इफ्तिखार, हम सब का, और अब हम पीडियाट्रिक विंग भी अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नए पीडियाट्रिक हीमाटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट हमने हायर किए हैं ताकि उनको भी इसमें ट्रेन कर सकें। तो हमारी इस वक्त रिसर्च का फोकस आउटकम्स है। इवेंचुअली जो कि स्टेम सेल्स की इटसेल्फ रिसर्च, एक स्टेम सेल लेबॉर्ट्री अगर आप कायम करें, मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल लैब फॉर एग्जांपल, तो कोई 1.25 करोड़ से शुरू होती है वो, तो महंगी है स्टेम सेल्स की रिसर्च। अभी हम उस तरफ नहीं गए, लेकिन इवेंचुअली किसी स्टेज पे फंडिंग अवेलेबल हुई तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। डॉक्टर साहब, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं या ये जी, एक ही किस्म का होता है, और बोन मैरो कैसे ट्रांसप्लांट सूटेबल कौन सा बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है किस पेशेंट के लिए सूटेबल है, हाउ डू यू बहुत डिसाइड? अच्छा क्वेश्चन है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बेसिक टाइप्स, एक ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट होता है जी। ऑटोलोगस, ऑटो मींस जिसमें पेशेंट के अपने सेल लेके स्टोर किए जाते हैं। हमारे पास स्पेशल फ्रीजर्स होते हैं -80 डिग्री के, जिसमें स्टेम सेल 6 महीने तक स्टोर रखे जा सकते हैं। तो टिपिकली हम 1 वीक उसमें स्टोर रखते हैं, फिर उसी पेशेंट को वापस इन्फ्यूज़ करते हैं। इसको ऑटो ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसी तरह एलो ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें किसी दूसरे डोनर से, जो बहन भाई या माँ बाप या बच्चा हो सकता है, उससे लेके स्टेम सेल्स इन्फ्यूज़ करते हैं। फिर हैप्लो ट्रांसप्लांट होता है जो पूरा मैच नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ कि हैप्लो ट्रांसप्लांट करना ऐसा है जैसे आप सुजुकी का पुर्जा टोयोटा में लगा रहे हो, कि वो हाफ मैच होता है। फिर भी ये मरीज़ों को 2016 से पहले हम इनकार कर दिया करते थे कि अगर आपका फुल मैच मौजूद नहीं तो आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 60 के करीब हमने हैप्लो ट्रांसप्लांट किए हैं। वे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स इस वक्त कंट्री में जो हाफ मैच ट्रांसप्लांट करता है। और उसके अलावा वी हैव द टेक्निकल नो हो, और हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट भी होते हैं। जो बच्चा जो पैदा होता है नौज़ेदा, उसकी कॉर्ड ब्लड में स्टेम सेल्स होते हैं। अभी तक पाकिस्तान में वो प्रेवलेंट नहीं है, उसका बैंक नहीं है, लेकिन उससे भी स्टेम सेल लेके ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। और फिर फ्यूचर में कार-टी और जीन थेरेपी इसके आने वाले दिनों में इसकी शक्लें। डॉक्टर साहब, कभी आपको इस तरह का कोई चैलेंज आया है कि पेशेंट को आप रिकमेंड कर रहे हो कि आप ये करवाएं एंड दे आर नॉट रेडी, उनकी फैमिली रेडी नहीं है, काउंसलिंग करनी पड़ी हो? जी, ये ऐसा तो देखिए, हम एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट को जब कंसेंट करते हैं, एवरेज 1 आवर लगता है हमें कंसेंट करने में, क्योंकि मरीज़ को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना जो कि एथिकली आपको करनी चाहिए कि एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इसमें इसकी मोर्टेलिटी है, इसमें मरने का रिस्क है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ का रिस्क है। जब आप ये सारी बातें मरीज़ को बताते हैं तो इवेंचुअली पेशेंट्स जो हैं, चूँकि उनके साथ हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिलेशन, पेशेंट हमारे साथ चल रहे होते हैं कई महीनों से, कई साल से, तो ट्रस्ट होता है फैमिलीज़ का। और फिर जब वो एक आप कैंडिड एक आप वो उनसे डिस्कशन करते हैं, एक जो है ना खुली डुली जिसको पंजाबी में कहें, कि आप उनसे बात करते हैं कि इस प्रोसेस की, इवेंचुअली आई थिंक व्हाट हेल्प्स पेशेंट्स इज आई टेल देम कि व्हाट वुड आई डू इफ़ दिस वाज माय फैमिली, और मेरे पे अल्लाह ना करे वक्त हो तो क्या हम क्या करते। तो उससे पेशेंट्स को बड़ा कम कि यार देखो, अगर इसकी जगह मेरा भाई होता तो मैं भी ये करता। तो आई थिंक वो पेशेंट को वो 1 घंटे की तकरीर से शायद उतना वो नहीं सीखता जितना वो इस बात से सीखता है कि हाँ इसमें रिस्क है। और फिर ये भी उनको एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया में हर चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है, सड़क पार करने में रिस्क है, जहाज़ में बैठने में रिस्क है, गाड़ी बैठने में रिस्क है। तो लेकिन हमेशा हमारा काम होता है ग्रेटर गुड, कि यार जो मैं प्रोसीजर करने जा रहा हूँ इसमें पेशेंट का फ़ायदा ज़्यादा हो और नुकसान कम हो। और बल्कि मैं हमेशा, मुझे व्हाट मेक्स मी प्राउड एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि शिफा डिस्पाइट बीइंग अ प्राइवेट हॉस्पिटल है और ये उस पे जो है ना एक कंपनी है लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे, हमें कभी इंतज़ामिया की तरफ से कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया कि हम अनएथिकल काम करें। हमने अगर 500 ट्रांसप्लांट किया है तो हमने कोई 500 ट्रांसप्लांट रिफ्यूज़ भी किया है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें हम समझते हैं कि ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड नहीं है, जो आपने बात की कि यार रिस्क ज़्यादा है, ये पेशेंट तो सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो हम कभी भी उस शॉर्ट टर्म गेन के लिए उस पेशेंट को, जिसको हम एथिकली समझते हैं ज़रूरत नहीं, हम कभी भी, हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को यहाँ रिफ्यूज़ किया जो बेचारे फंड्स हाथ में पकड़ के आते हैं कि जी हम आए हैं, हम तैयार हैं, हम कहते हैं नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, या आप एलिजिबल नहीं है, या आप इतने फिट नहीं हैं। तो उनको हम कोशिश करते हैं कि हम इससे लेके, इस प्रोसेस से लेके ही ना जाएं। तो एक अच्छी पेशेंट सिलेक्शन किसी भी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की सक्सेस का ज़ामिन है कि आप उन्हीं लोगों का ट्रांसप्लांट करें जिनको आप
अपने शूज़ में रख के, अपनी जगह पे रख के आप कहें कि हाँ इसका होना चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर जो है, ब्लड कैंसर, वो इसमें क्या रोल प्ले करती है? वो कितना फ़ायदेमंद होता है जितना अर्ली डिटेक्ट हो जाए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कामयाब होने में? ये बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। कैंसर इन जनरल जितनी देर से डिटेक्ट होता है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ब्लड कैंसर में भी ये होता है। ब्लड कैंसर में फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो सिर्फ पहले दिन किए जा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त पेशेंट का सैंपल, जिसको हम कहते हैं नेव होता है, उसको किसी दवाई ने इफेक्ट नहीं किया होता, उसमें किसी की ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ होता। जब एक मरीज़ ऐसा आता है हमारे पास जिसका जो है ना, जो पहले 6 अस्पतालों से इलाज करवा चुका है, उसको जो है ना 7-8 टाइप की कीमोथेरेपी मिल गई है और उसको जो है ना 50 ट्रांसफ्यूजन्स भी हो गई हैं, तो बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट हम नहीं कर सकते, वो पहला मौका ज़ाया हो गया। तो ब्लड कैंसर में भी जैसे मैंने कहा ये बड़ा ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है और पाकिस्तान में गिने चुने सेंटर्स हैं। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू अगेन अगर हम एक वैल्यूएबल मैसेज डिलीवर कर सके तो वो ये है कि अल्लाह ना करे अगर किसी को ये मसला हो तो वक्त ज़ाया ना करें। आपके नज़दीक जो भी बड़ा और अच्छा सेंटर है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे शौकत खानम है, आगा खान है, शिफा है, AFBMTC है, जो अच्छे सेंटर्स हैं बड़े, फ़ौरन गो टू वन ऑफ दीज सेंटर्स और स्पेशलाइज्ड टीम आपकी केयर करे तो उससे डेफिनेटली आउटकम्स पे फ़र्क पड़ता है। राइट। डॉक्टर साहब, इसमें कोई अर्ली सिम्पटम्स भी ऐसे होते हैं जी। कि जिससे इंसान को ब्लड अपने टेस्ट कैंसर जो करवाने है, चाहिए? जी, ब्लड कैंसर जो है एक बड़ा सिंपल टेस्ट है, CBC, जो हर जगह अवेलेबल है, मेजॉरिटी ब्लड कैंसर उसमें पकड़े जाते हैं। उसके अलावा लिम्फोमा होता है, गुदूदों का कैंसर, जिसमें गिल्टियाँ बन जाती हैं, तो वो गिल्टियाँ जो अगर किसी को बन रही हों उसकी बायोप्सी और अगेन किसी अच्छे सेंटर से, और इसी तरह माइलोमा एक रेयर ब्लड कैंसर है जो हड्डियों को इफ़ेक्ट करता है, बोन पेन्स, बैक पेन, लेकिन कॉमन अलामतें ब्लड कैंसर की फटीग, ब्लीडिंग, आपने ब्रश किया और वो सिंक खून से भर गया कि जो ना ब्लड नहीं रुक रहा, नाक साफ़ किया, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई, और इसी तरह बुखार रहना बग़ैर किसी वजह के, फ़ीवर, क्योंकि इन्फेक्शन जब वाइट सेल अपना काम सही नहीं कर रहे होते, जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम डाउन होता है तो इन्फेक्शंस बार बार होती हैं। तो इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, फ़ीवर, फटीग, बोन पेन्स, ये कॉमन अलामतें हैं ब्लड कैंसर की। राइट। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि आवाम को आप क्या पैगाम देंगे, और अगर वो वॉलंटियर करना चाहें फॉर दिस कॉज या डोनर्स के हवाले से जी, कोई पैगाम देना देखिए चाहेंगे? पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल चैलेंज है किसी भी मुल्क में, वेस्ट में भी कैंसर का इलाज, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट बहुत है सोसाइटी की भी और फाइनेंशियल भी, साइंटिफिक भी। तो हमें ये एक पेशेंट जो कैंसर का फ़ाइट कर रहा होता है उसको बहुत सारे मराहल में बहुत सारी मदद चाहिए होती है। मदद फाइनेंशियल भी होती है, मतलब इतनी महंगी बीमारी है और इसके महंगी होने की बड़ी वजह यह है कि इसकी दवाइयाँ पाकिस्तान में बनाई नहीं जाती। तो एक जो नेशनल लेवल पे करने का काम है, गवर्नमेंट लेवल पे करने का काम है, वो ये है कि हम कैंसर की दवाइयाँ पाकिस्तान में बनाना शुरू करें। उससे इन सारे प्रोसीजर की कॉस्ट आधी भी नहीं रहेगी। और ये काम इंडिया ने किया है, बांग्लादेश ने किया है, ईरान ने किया है। यानी वो मैं आपको अमेरिका की और UK की एग्जांपल नहीं, मैं तो अपने रीजन के मुल्कों की जो हमारे इर्द गिर्द हमसाए हैं उन सब ने ये काम किया है। तो एक तो करने का काम ये कि कैंसर की दवाई यहाँ बननी शुरू हो जाए, गवर्नमेंट लेवल का काम है। फंडिंग मौजूद हो, कुछ हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, GB की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं। पेशेंट यहाँ आता है और उसको वो हम लिख के देते हैं कि इसके ये फंडिंग चाहिए, फ़ौरन अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अभी तक आर्मी के अलावा ये अवेलेबल नहीं है सर्विस। तो फंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके अलावा जो लोगों के करने के काम है, कैंसर के मरीज़ को बहुत ज़्यादा सोशल सपोर्ट चाहिए होती है। हमारे इधर जो रवैया है हमारा कैंसर के साथ वो ये है कि अगर किसी मरीज़ को कैंसर डायग्नोज होता है तो मैं हमेशा कहता हूँ एक तो लोग उसकी इयादत नहीं, ताज़ियत करने जाते हैं, यानी उसका बेचारे का मोरल डाउन कर देते हैं, उसको हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। तो वो मरीज़ को उम्मीद की बड़ी ज़रूरत होती है, उसको कलर की और उसको जो है ना लाइट की ज़रूरत होती है, उसको ड्राउनी स्टोरीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और हमें हुक्म भी ये है कि आदत करने जाओ तो मरीज़ से उम्मीद की बातें करो। और फिर उसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट बड़ी चाहिए होती है। कैंसर के मरीज़ के साथ 4 बंदे चाहिए होते हैं। एक वो जो उसके साथ बैठेगा हाथ पकड़ के, एक वो जो उसके घर को देखेगा, एक वो जो भाग दौड़ करेगा, खून अरेंज करेगा, और एक जो उसका काम कारोबार चलाएगा। तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है, आप किसी कैंसर का मरीज़ आपके हमसाए में, फैमिली में है, तो यार उसका एक वक्त का खाना अपने ज़िम्मे ले लो, घर वालों का, उसके बच्चों को स्कूल छोड़ दो, उसके लिए फ़ंड रेजिंग कर लो। देयर इज़ अ लॉट वी कैन डू। बहुत सारे
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो हमारे उधर जब मैं बाहर काम कर रहा था हॉस्पिटल में, कंसल्टेंट था हमारी साथ, एक कंसल्टेंट थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया और उसको जो है वो 4 महीने तक उसकी कीमोथेरेपी चलनी थी। तो जो हमारे उस हॉस्टल में 40 डॉक्टर्स थे, उन सब ने कहा कि हम अपनी वेकेशन से 3-3 दिन इसको डोनेट करेंगे ताकि ये 4 महीने इसकी पेड वेकेशन हो, ये आराम से कीमोथेरेपी लगाया और हमारी वेकेशन के 3 दिन इसको चले जाएं। तो ये प्रैक्टिकल सोसाइटी हेल्प का है। सपोर्ट जो हाँ, है ये वो प्रैक्टिकल ज़रूरी हेल्प है। बाहर चर्चेस करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मस्जिद को हमने सिर्फ वो नमाज की जगह बना दी है, वरना अगर एक नमाजी या एक बाहर जैसे वो एक वो कहते हैं वो पादरी आदत करने आ रहा है और वो जो है गिफ्ट्स ला रहा है, वो कहते हैं जी मेरा चर्च का मेरा मेंबर है। तो यहाँ पे अगर ये कल्चर शुरू हो जाए कि हम वो प्रैक्टिकल हेल्प लोगों की करना शुरू कर दें, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें और उनको फिजिकली फाइनेंशियली, तो वी कैन किसी का बोझ थोड़ा सा कम कर दें। आप 100% नहीं कम कर सकते, 2% कम कर दें, 1% कम कर दें। सो देयर इज अ लॉट वी कैन डू डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज। डॉक्टर साहब, आपने कलर्स की बात की तो मैं खुद विटनेस हूँ कि जो आईपीडी के रूम्स हैं और फ्लोर्स हैं जी उस पे जो कैंसर पेशेंट्स के लिए एरियाज़ बनाए जाते हैं उसमें आप अपने ख़ास तौर पर इंटरेस्ट जी लेते हैं और उसका डेकोर जो है वो भी कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट फ्रेंडली हो और वो उसके जी, लिए ये बहुत ज़रूरी और छोटी सी बात है। देखिए आई बिन ब्लेस्ड, अल्लाह मियाँ ने मुझे घर दिया यहाँ पे जिसके हर कमरे से हर खिड़की से सब्ज़ा नज़र आता है। जो मरीज़ बेचारा अस्पताल में दाखिल होता है और ये बड़ा यूएस में पहली दफ़ा रोजल पार्क था कैंसर इंस्टीट्यूट, मैं वहाँ पे गया तो वो आप एंटर होती है ऐसा लगता है कि आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। एक तरफ एक बंदा बैठा पियानो बजा रहा है, एक जो है ना आबशार चल रही है और एक रंगीन सा फानूस लगे हुए हैं और इट्स वेरी कलरफुल। और इसी तरह पे जो उनके कीमो बे एरियाज़ हैं जहाँ पे कीमोथेरेपी लगाई जाती है, कोई लेक पे खुल रहा है, कोई गार्डन में खुल रहा है, कोई वो एवियरी है बर्ड वहाँ पे खुल रहा है, कोई टॉप हॉस्टल के टॉप 18वें फ्लोर पे बना हुआ है जहाँ से शहर का पैनोरामिक व्यू नज़र आता है, समुंदर नज़र आता है। तो ये बच्चों के जो एरियाज़ हैं मतलब टॉयज़ और एक्वेरियम्स, और वो आप ऐसा लगता है कि प्लेग्राउंड में आ गए। तो हमारे मुल्क में कम है इसका। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, वहाँ सफाई सुथराई और वो तो नज़र आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे शिफा में हमें इंतज़ामिया ने ज़बरदस्त किस्म का वो कीमो डे केयर बना के दिया 30 बेड्स का। मेरे एक दोस्त आए और वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा यार ये तो तुमने ब्यूटी पार्लर बना दिया है। तो मैंने उनको कहा कि सबसे पहले जो चीज़ कैंसर आपकी ज़िंदगी से निकालता है वो रंग है, कलर है। तो ये मरीजों को आप छोटी छोटी कि आपकी खिड़कियां बड़ी हो, सब्जा नज़र आ रहा हो, लाइटिंग अच्छी हो, अमला पुर नेचर इखलाक हो, नज़र आए बाहर। दैट दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस लाइट में। मैं मरीज के कमरे में जाता हूँ सुबह राउंड करने, सबसे पहले जाके खिड़की खोलता हूँ ताकि वो उन्होंने पर्दा आगे किया होता है, ग्लूमी सा माहौल, अंधेरा होता है, सब सर झुका के बैठे होते हैं, तो ये जो मोर रोशनी आती स्ट्रेसफुल है हो तो जाता है वो बाहर से मार्गला नज़र आ रहा है, तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। एंड पे डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगी कि जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है वो किस तरह से अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण लेके आ सकता है? अवाम को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए हम वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस जो कि बहुत ही ऑर्फन सर्विस, बहुत ही थोड़े लोग इसमें से, मैंने कहा कि 25 करोड़ लोगों के लिए 25 डॉक्टर हैं। तो शिफा जो कर रहा है एज एन इंस्टीट्यूशन कमेंडेबल है कि हम उस नंबर को बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। शायद हमारी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है। उसके अलावा हमने कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए जो बहुत ही चैलेंजिंग है आजकल के हालात में, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम अपने मरीज़ को बेस्ट पॉसिबल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। शिफा ने 500 ट्रांसप्लांट किए हैं और ये कमर्शियल एंटिटी है, लेकिन आज तक हमने किसी मरीज़ को अबैंडन नहीं किया। ट्रांसप्लांट के दौरान किसी की फंडिंग ख़त्म हो गई, कॉम्प्लिकेशन हो गई, हम बाद में ये सारी चीज़ें डील करते हैं। हम कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंतज़ामिया ने उठा के सड़क पर फेंक दिया हो कि जी मरीज़ के पैसे हम अलाउ नहीं करते, ना हमारा ज़मीर गुजारा करते और ना ही अस्पताल का ऐसा कल्चर है। तो मेरे ख्याल में हम अपने जूनियर्स को और दूसरे लोगों को जो चीज़ सिखा रहे हैं कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और जो ऑनेस्टी है पेशेंट के साथ और सिंसेरिटी है जो कि रूट है, एक आप क्यों डॉक्टर बनते हैं, एक फिलैंथ्रोपिक प्रोफेशन है। अगर सिर्फ पैसे कमाने ही मकसद हो तो रियल एस्टेट में चले जाएं, कंप्यूटर्स कर लें कुछ, तो वो उस रूह को प्रिजर्व रखना मेरे ख्याल में शिफा की कंट्रीब्यूशन है कि डिस्पाइट बीइंग अ कंपनी, डिस्पाइट बीइंग अ प्राइवेट हॉस्पिटल, पिछले 30 साल में शिफा ने फिलैंथ्रोपी का बेशुमार काम किया है और क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक यू साहब। जी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी और मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।